स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूनिट नंबर सेकंड ट्रांसमिशन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो गाड़ी को टर्न लेने में हेल्प करती है। विदाउट द यूज ऑफ डिफरेंशियल, व्हेन द व्हीकल इज टेकिंग अ टर्न, योर व्हीकल may skid, and to avoid the skidding of the vehicle when the vehicle is taken a turn, differential gear arrangement is used. डिफरेंशियल गियर अरेंजमेंट जो होता है बेसिकली इसमें बेवल पिनियन, क्राउन व्हील, केज, सन गियर, प्लेनेट गियर का अरेंजमेंट होता है। बेवल पिनियन जो होता है यह बेसिकली राइट एंगल पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये इस डिफरेंशियल गियर अरेंजमेंट का एक सिंप्लीफाइड व्यू है। ये जो हमारी शाफ्ट है इसको बोलते हैं ड्राइव शाफ्ट। यानी ये जो अरेंजमेंट है यहाँ से इंजन से पावर क्या करोगे आप, इस ड्राइव शाफ्ट तक आएगी, देन उसके बाद ये व्हील्स पे ट्रांसमिट होगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियल गियर अरेंजमेंट का इस्तेमाल जो किया जाता है या तो रियर व्हील ड्राइव व्हीकल में किया जाता है, रियर व्हील ड्राइव व्हीकल, क्योंकि इसमें क्या होता है इंजन की पावर को हमें रियर व्हील तक ट्रांसमिट करना होता है और जो फ्रंट वाले जो व्हील होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रंट रियर व्हील ड्राइव के केस में पावर क्या होता है, इंजन की पावर को रियर व्हील तक ट्रांसमिट करना होता है, जबकि जो फ्रंट व्हील हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे फोर व्हील ड्राइव में, फोर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में, ऑल व्हील ड्राइव में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे ट्रक्स वगैरह होते हैं उसमें रियर एक्सल में एक फुटबॉल के शेप का इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, दिखाई देता है आपको। तो यही अरेंजमेंट जो होता है आपका, ये डिफरेंशियल गियर का अरेंजमेंट होता है। और इस तरीके के डिफरेंशियल गियर अरेंजमेंट का इस्तेमाल जो किया जाता है आर्मी की व्हीकल्स जो है आपकी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें फोर व्हील ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें फ्रंट पे भी यानी फ्रंट एक्सल पे भी और रियर एक्सल पे भी हमारे डिफरेंशियल देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर व्हीकल जब आपकी गाड़ी टर्न लेती है उस समय गाड़ी को स्किडिंग की कंडीशन से बचाने के लिए और अननेसेसरी लोडिंग की कंडीशन से बचाने के लिए डिफरेंशियल गियर का अरेंजमेंट किया जाता है गाड़ियों में। इसमें हमारे पास एक बेवल पिनियन होता है, क्राउन व्हील होता है, देन ये हमारे पास केज है, देन यहाँ पे हमारे पास सन गियर्स हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास प्लेनेट पिनियन है। ये दोनों हाफ शाफ्ट्स हैं। यानी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास रियर एक्सल है, रियर एक्सल है। इसमें क्या किया जाता है कि दोनों शाफ्ट जो होती हैं वो दोनों हाफ शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों शाफ्ट आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड किया जाता है सन गियर की हेल्प से। तो जब भी हम डिफरेंशियल गियर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जहाँ जिन व्हील्स पे हमने पावर ट्रांसमिट करनी है तो हाफ शाफ्ट का इस्तेमाल आप करोगे इसमें। अब ये तो हो गई इसकी बात कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब इसकी वर्किंग के बारे में एक चीज़ समझ लेते हैं। जब आपकी गाड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही होती है, जब आपकी गाड़ी सीधी रोड पे चल रही होती है, तो उस समय इंजन की पावर गियर बॉक्स से होते हुए, यूनिवर्सल जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए आपके बेवल पिनियन तक आती है। तो बेवल पिनियन क्या करता है, इसकी वजह से रोटेट करना स्टार्ट करता है। ये हमारे पास प्रोपेलर शाफ्ट है या ड्राइव शाफ्ट है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही इंजन की पावर प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू बेवल पिनियन पे आई, बेवल पिनियन आपका घूमना स्टार्ट करता है। बेवल पिनियन के साथ हमारा क्राउन व्हील अटैच होता है, तो क्राउन व्हील भी क्या करता है, इसके साथ साथ घूमना स्टार्ट करता है। जैसे आपकी गाड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन में जा रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन में जा रही है, तो उस समय
ये जो पूरी असेंबली है आपकी केज, ये वाली केज का अरेंजमेंट, प्लेनेट पिनियन और सन गियर, ये कंप्लीट जो असेंबली है एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करती है, एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करती है। और अगर सपोज करो आपकी इस रियर एक्सिल के साइड यानी लेफ्ट साइड में लगा हुआ व्हील अगर आपका एन आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है, तो ये भी आपका एन आरपीएम की स्पीड से ही घूमने लग जाता है। तो जब आपकी गाड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन में चल रही होती है तो उस कंडीशन में डिफरेंशियल का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। जिस स्पीड से आपकी लेफ्ट साइड वाला व्हील आपका ट्रेवल कर रहा होता है, उसी स्पीड से आपका राइट साइड वाला व्हील टर्न कर रहा होता है। अब जब आपकी गाड़ी टर्न लेती है तो इसको एग्जांपल इस तरीके से समझते हैं। सपोज करो आपकी गाड़ी राइट टर्न ले रही है। जब आपकी गाड़ी राइट टर्न लेगी तो आप देखेंगे कि जो इनर वाले व्हील हैं, सपोज करो ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो आप ये देखेंगे कि जो सपोज करो ये 10 मीटर की डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे आपकी गाड़ी राइट टर्न लेती है तो इनर वाले व्हील्स को आउटर वाले व्हील्स के कंपैरिजन में कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। ये 10 मीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रही है तो सपोज करो आउटर वाले व्हील को आपको 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आपकी गाड़ी टर्न लेती है तो अगर आप इस रियर एक्सेल पे एक सॉलिड एक्सेल का इस्तेमाल करें, सॉलिड एक्सेल का अगर इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि दोनों इस व्हील्स जो हैं वो सेम आरपीएम से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जब आपकी गाड़ी टर्न लेगी तो स्किडिंग की कंडीशन आ जाएगी और अननेसेसरी लोडिंग की कंडीशन इसमें बन जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम डिफरेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब आपकी गाड़ी राइट टर्न ले रही है तो इनर वाले व्हील्स को आउटर वाले व्हील्स के कंपेरिजन में कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे मैकेनिकल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो इस वाली स्पीड यानी इनर वाले व्हील्स को जिनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है उसकी स्पीड को कम कर दे और आउटर वाले व्हील जिनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है उनकी स्पीड को बढ़ा दे। तो यही स्पीड रिडक्शन का जो काम है वो डिफरेंशियल करता है आपका। अब इसको एक चीज़, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब आपकी गाड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन में जा रही होती है तो उस समय पूरी की पूरी असेंबली जो है केज और यहाँ पे आपका क्रॉस पिन और स्पाइडर लगा होता है, ये कंप्लीट असेंबली एक सिंगल यूनिट की तरफ वर्क करती है और क्राउन व्हील के साथ ही रोटेट करती रहती है। और दोनों व्हील्स जो हैं आपके, एक व्हील आपका इस साइड लगा होगा, एक व्हील आपका इस साइड लगा होगा, तो दोनों व्हील्स आपके सेम आरपीएम से घूम रहे होते हैं। सपोज करो उनके आरपीएम एन आरपीएम है। अब सपोज करो आपकी गाड़ी राइट टर्न लेती है। जब आपकी गाड़ी राइट टर्न लेती है तो उस समय राइट वाले व्हील, सपोज करो जब आपकी गाड़ी राइट टर्न लेती है तो और गाड़ी की व्हील की स्पीड एन आरपीएम है, राइट वाले व्हीकल की स्पीड एन आरपीएम है। तो जब आपकी गाड़ी राइट टर्न लेती है तो उस समय राइट वाले व्हील पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, राइट वाले व्हील पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। उस रेजिस्टेंस की स्पीड से, उस रेजिस्टेंस की वजह से इस व्हील की स्पीड जो है सपोज करो एन आरपीएम रिड्यूस हो गई, सपोज करो एन आरपीएम रिड्यूस हो गई। तो क्या होता है कि इसकी वजह से अब जब आपकी गाड़ी टर्न लेगी तो ये जो व्हील्स हैं आपके सन गियर और प्लेनेट पिनियन, ये भी आपके घूमना स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे, अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि जिस डायरेक्शन में ये वाला सन गियर हमारा रोटेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला सन गियर हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अगर इसकी स्पीड जो है एन आरपीएम कम हो जा रही है रेजिस्टेंस की वजह से, जिस साइड आप टर्न लेते हैं, तो वही स्पीड इस वाले सन गियर में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला व्हील है वो n+n आरपीएम की स्पीड से
घूमना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाले व्हील की स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है और इस व्हील की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। इसकी स्पीड जो है n-n आरपीएम से रिड्यूस हो जाती है और इसकी स्पीड जो है n+n आरपीएम से बढ़ जाती है। सिमिलरली जब आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो जैसे आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो लेफ्ट वाले जो व्हील हैं आपके, यानी जो इनर व्हील हैं, उनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और जब आप राइट टर्न लेंगे, सॉरी जब आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो जो आपके लेफ्ट वाले व्हील हैं इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी और राइट साइड वाले व्हील को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके लेफ्ट साइड वाला व्हील है उस पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वह रिड्यूस हो जाती है। उसकी स्पीड रिडक्शन, जितना उसमें स्पीड रिडक्शन हो जाता है वही स्पीड रिडक्शन आपका राइट साइड वाले व्हील में ऐड हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारी गाड़ी इजीली टर्न ले लेती है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये इसके बारे में, डिफरेंशियल के बारे में आप लोगों को वर्किंग समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसके बारे में पढ़ के बता देता हूँ आपको। अ डिफरेंशियल इज अ मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग टॉर्क एंड मेक रोटेशन थ्रू 3 शाफ्ट्स, वन एज इनपुट एंड अदर 2 आर एज आउटपुट। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं 1 इनपुट शाफ्ट है, 2 एज आउटपुट शाफ्ट फॉर डिफरेंट स्पीड्स एज व्हीकल मेक्स टर्न। The differential allows each of the driving wheels to rotate at different speeds while supplying equal torque to each of them. The differential is found on trucks and all-wheel drive vehicles, यानी 4-wheel drive vehicles. The planet pinions are stationary when the vehicle is going on a straight road and the speeds of the sun gears are equal. Thus torque transmitted is the same. Suppose if the vehicle is making a turn to the right, the main crown wheel may make n full rotation. During that time, the left wheel will make more rotation because it has further to travel, and the right wheel will make fewer rotation as it has less distance to travel. जैसे कि मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। Now because of the resistance, the right sun gear will rotate at a lesser speed, say n rotation less, जैसे कि n rpm less से यह क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। The left wheel will rotate at n more than the input speed due to the action of the pinion gears. This will give the resultant speed on left wheel as n+n rpm and on the right wheel as n-n rpm. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंक्रोनस गियर बॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंक्रोनस गियर बॉक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा गियर बॉक्स है ये एक तरीके से टॉर्क रिडक्शन के काम आता है और स्पीड वेरिएशन के काम आता है। व्हीकल की स्पीड वेरिएशन के काम आता है और टॉर्क ट्रांसमिशन के काम आता है। आप लोगों के सिलेबस में जो है वो 4 स्पीड गियर बॉक्स के बारे में है, तो हम 4 स्पीड गियर बॉक्स के ही बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। यानी इसमें फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, यानी थर्ड गियर जो होगा आपका ये टॉप गियर होगा और नेक्स्ट गियर जो होगा आपका वो रिवर्स गियर होगा। तो इसलिए हम 4 स्पीड गियर बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स डिस्कस किया हुआ है, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स डिस्कस किया हुआ है। तो जो सिंक्रोनस गियर बॉक्स है यह कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का ही एक एडवांस वर्जन है। सिंक्रोनस गियर बॉक्स कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का ही एक एडवांस वर्जन है। इसमें क्या किया जाता है आपका, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्लाइडिंग मेश और कांस्टेंट मेश में तो गियर चेंज करने के लिए आप लोगों को पहले इनिशियल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन में आना पड़ रहा था, गियर लीवर को न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना पड़ रहा था। देन न्यूट्रल पोजीशन के बाद आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता है। जो गियर आपने लगाना है, सपोज करो आप फर्स्ट गियर में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको सेकंड गियर में जाने के लिए पहले आपको न्यूट्रल पोजीशन में आना पड़ेगा, देन आपको सेकंड गियर में जाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे डबल डी क्लचिंग। उसमें हम डॉग क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में। बट
सिंक्रोनस गियर बॉक्स में हम एक सिंक्रोनाइजर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है डॉग क्लच की जगह पे। तो इसमें देखते हैं, दिस टाइप ऑफ गियर बॉक्स इज सिमिलर टू द कांस्टेंट मेश टाइप in that all the gears on the main shaft are in constant mesh with the corresponding gears on the lay shaft। यानी जो हमारा सिंक्रोनस गियर बॉक्स है ये कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसमें जो हमारे गियर्स होते हैं, मेन शाफ्ट पे जो गियर होते हैं और ले शाफ्ट पे जो गियर होते हैं, ये आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। The gears on the lay shaft are fixed to it, while those on the main shaft are free to rotate on the same। यानी जो हमारे ले शाफ्ट पे जो गियर्स होंगे ये फिक्स रहते हैं, while the gears on the main shaft are free to rotate। Its working is also similar to the constant mesh type, but in the former there is one definite improvement over the latter। This is the provision of synchronous device। यानी सिंक्रोनस गियर बॉक्स में हम क्या करते हैं, वर्किंग सिमिलर है कांस्टेंट मेश टाइप की तरह ही, लेकिन इसमें हम एक सिंक्रोनस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं विच अवॉइड्स द नेसेसिटी ऑफ डबल डिक्लचिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको अगर फर्स्ट गियर सेकंड गियर में जाना है तो आपको पहले न्यूट्रल पोजीशन में, देन उसके बाद आपको सेकंड गियर में जाना है, यानी उसको बोलेंगे डबल डिक्लचिंग। और उसमें हम डॉग क्लच का इस्तेमाल कर रहे थे कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में। तो डॉग क्लच की जगह पे यहाँ पे सिंक्रोनाइज या सिंक्रोनस डिवाइस की ज़रूरत होती है। The parts which ultimately are to be engaged are first brought into contact with frictional contact, which equalizes their speed, after which they may be engaged smoothly। Instead of using dog clutches as in constant mesh type, here synchronizers are used। ये इसकी कंस्ट्रक्शन दिखा रखी है स्टूडेंट्स। ये जो शाफ्ट है हमारी, ये क्लच शाफ्ट है जो हमारी इंजन से आ रही होगी, और ये हमारी मेन शाफ्ट है जो हमारा, यानी ये हमारा कंप्लीट गियर बॉक्स का अरेंजमेंट है। ये हमारे पास क्लच शाफ्ट है और ये हमारी मेन शाफ्ट है जो आपकी रियर व्हील को जा रही होगी, या ये मान सकते हैं कि इसे प्रॉपलर शाफ्ट वगैरह को जा रही होगी। ये हमारे पास ले शाफ्ट है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, क्लच शाफ्ट है, मेन शाफ्ट एंड ले शाफ्ट। ये वाला जो गियर है इसको हमने नाम दिया हुआ है बी, और इसको नाम जो हमने दिया हुआ है इसका नाम है U1। सिमिलरली मेन शाफ्ट में जो गियर है इसका नाम दिया हमने C, और इसको ले शाफ्ट में जो गियर है इसको U2। सिमिलरली मेन शाफ्ट में जो गियर है D, इसको नाम दिया हमने U3, और इसी तरीके से E और U4। और यहाँ पे एक आइडलर गियर होगा, इसको नाम बोलेंगे U5, जो हमारा रिवर्स गियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 4 स्पीड सिंक्रोनस गियर बॉक्स। ये जो बीच में आप लोगों का लगा हुआ है ये सिंक्रोनाइजर डिवाइस है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजर डिवाइस है। तो यहाँ पे देखो जैसे H1 हो गया, ये कनेक्शंस हैं यहाँ पे H1, H2, N1, N2, ये वाले पोर्शन का नाम दिया हुआ है। और ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, इसको हमने नाम दे रखा है G1, इसको नाम दे रखा है F1। इसी तरीके से इस वाले पोर्शन को नाम दिया हमने G2, इसको नाम दिया है F2, और ये हमारे P1, P2, R1, R2। अब इसकी वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं एक बार। The synchronizer is placed between two gears, so we can use one unit for two gears। G1 and G2 are the ring shaped members which are having the internal tooth that fits on to the external teeth। F1 and F2 are the sliding members on the onto the external teeth, and F1 and F2 are the sliding members। ये जो members हैं आपके F1 और F2 जो होंगे हमारे, ये स्लाइडिंग मेंबर्स होंगे जिनको आप स्लाइड कर सकते हो। स्लाइडिंग मेंबर्स ऑफ द मेन शाफ्ट H1, H2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 are to the friction surface।
यानी ये जो हमारे पास H1 H2 N1 N2 P1 P2 R1 R2, ये जो हमारे पास फ्रिक्शन सरफेस है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले यहाँ पे दिखा हुआ, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि द पार्ट्स विच अल्टीमेटली आर टू बी इंगेज आर फर्स्ट ब्रॉट इनटू कॉन्टेक्ट, आर फर्स्ट ब्रॉट इनटू फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट। यानी इसको आप पहले क्या करोगे, इसके फ्रिक्शनल कांटेक्ट में लेके आओगे। फ्रिक्शनल कांटेक्ट की वजह से क्या होगा कि वो स्पीड को इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा, देन आपका क्लच इंगेज कंडीशन में होगा, देन आप गियर शिफ्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल कांटेक्ट का एक मेजर रोल है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस पर, जो हम स्पीड इक्वलाइजर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्किंग देखते हैं फॉर फर्स्ट गियर। फॉर फर्स्ट गियरिंग द रिंग शाफ्ट पार्ट एंड द स्लाइडिंग पार्ट, रिंग फॉर फर्स्ट गियरिंग द रिंग शाफ्ट पार्ट एंड द स्लाइडिंग पार्ट। एग्जांपल, जैसे रिंग शेप्ड पार्ट हमारा कौन सा है, G2 है, एंड F2 मूव टू द लेफ्ट अंटिल द P1 एंड P2 कोन्स रब, friction is then proportional to its velocity. Once the G2 is equal to its RPM, it is shifted to the left further and connects with the P1 tooth. From clutch gear B to lay shaft gear U1, the movement is transferred to lay shaft U3 and to the main shaft gear D. From there, the motion is moved to F2, the lever and the final push to the main shaft. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें किसी एक गियर को दूसरे गियर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने के बजाय इसमें हम उसको पहले एक फ्रिक्शनल कांटेक्ट हम उसमें बनाते हैं, देन उसके बाद जब स्पीड इक्वलाइजर होने के बाद, स्पीड इक्वल होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको देन फुल कांटेक्ट में लेके आते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट गियर में आप लोगों ने देखा होगा कि इसको हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट मूव कराएंगे और ये इसके साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट में आएंगे। इसके फ्रिक्शनल कांटेक्ट में जैसे आगे, जैसे इसकी स्पीड अब इक्वल होने लगी, इसको हम और इधर की तरफ मूव कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ये वाला पोर्शन इसके साथ अटैच हो गया, तो पावर जो होगी आपकी वो इस तरीके से फाइनली आपकी जो पावर है वो इस तरीके से यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगी। पावर ट्रांसमिशन आपका इस तरीके से होगा फर्स्ट गियर। फॉर सेकेंड गियर द रिंग शाफ्ट फॉर 2 gears and the sliding elements, example G1 and F1 shifted to the right before cones N1 and N2 are frozen. The friction is then equal to its size. Now G1 is moved to the right further and meshed with the machinery. The movement from the bucket gear B to the loading gear U1 is shifted. Now the motion shall be passed from U1 U2 and C to the main shaft. अब जब सेकेंड गियर आप इसमें लगा रहे हैं, तो सेकेंड गियर के लिए आप क्या कर रहे हैं, सेकेंड गियर के लिए ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये जो हमारी सिंक्रोनाइज डिवाइस है, इस सिंक्रोनाइज डिवाइस को पहले हम इस फ्रिक्शनल कांटेक्ट के, इसके साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट में लेके आते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड गियर लगाने के लिए इसको हम राइट साइड मूव कराएंगे। तो जैसे ये राइट साइड मूव करेगा, पहले इसके साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट बनाएगा। फ्रिक्शनल कांटेक्ट बनाने के बाद क्या होगा, स्पीड इक्वलाइजेशन की कंडीशन आएगी। जैसे ही स्पीड इक्वलाइजेशन की कंडीशन आई, आप इसको फर्दर और आगे मूव कराओगे और इसके साथ कनेक्ट कर दोगे, देन उस कंडीशन में आपका जो पावर है वो इस तरीके से ये आपका मेन शाफ्ट की तरफ चली जाएगी। फॉर टॉप गियर, यहाँ पे टॉप गियर क्योंकि हम 4 स्पीड गियर बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम 4 स्पीड गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो टॉप गियर का मतलब है कि थर्ड गियर में द मोशन इज ड्रिवन फ्रॉम क्लस्टर गियर बी टू द स्लाइडिंग कंपोनेंट F1 फॉर द टॉप गियर और डायरेक्ट गियर। फॉर दिस G1 एंड F1 मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए टॉप गियर के लिए क्या किया जाता है कि ये जो हमारा G1 और F1 है, इसको इसके साथ यानी लेफ्ट पार्ट में
लेफ्ट साइड स्लाइड किया जाता है और पहले इसके साथ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट बनाया जाता है, देन उसके बाद स्पीड इक्वलाइजेशन होने के बाद इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जो आपकी पावर है टॉप गियर यानी थर्ड गियर में पावर आपकी डायरेक्टली इस शाफ्ट से यानी इस बी वाले गियर से आपकी डायरेक्टली मेन शाफ्ट की तरफ चली जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। रिवर्स गियर के लिए आप क्या करोगे, इस वाले गियर को आप इधर की तरफ मूव कराओगे। इधर की तरफ मूव कराने से क्या होगा, जो आपकी पावर है वो इस तरीके से यानी बी U1 यहाँ से होते हुए U4 U5 से होते हुए यहाँ पे हम आइडलर गियर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें स्पीड जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मिले और आपका रिवर्स गियर अप्लाई हो जाए। For the reverse gear, the switch from the clutch gear B to the shaft gear U1 is transferred. Now this motion is transferred to U4, U5 and main output shaft. This process is accomplished by switching the gear G2 towards right and connect it to gear E. जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जब आप रिवर्स गियर अप्लाई करेंगे तो इस G2 और F1 को आप इधर ले आएंगे, राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे और देन इसके बाद U1 B से होते हुए आपका जो फाइनली है U4 U5 और E से होते हुए आपकी मेन शाफ्ट की तरफ चली जाएगी। देखिए स्टूडेंट, सिंक्रोनस गियर बॉक्स जो है आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का ही एक एडवांस वर्जन है जिसमें डबल डी क्लचिंग की जगह पे या डॉग क्लच की जगह पे सिंक्रोनाइज डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजर। जब आप इसमें फर्स्ट गियर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 स्पीड गियर बॉक्स के लिए बारे में हमने बता रखा है। तो जब आप इसमें फर्स्ट गियर अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट गियर अप्लाई करने से ये जो G2 और F2 वाला पोर्शन है इसको आप लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे और इसके साथ P1 और P2 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब आप फर्स्ट गियर में हैं, जब आप फर्स्ट गियर अप्लाई करेंगे तो G2 और F2 को आप लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे और आपकी पावर जो है इस क्लच शाफ्ट और इस B वाले गियर से होते हुए इस तरीके से आपका मेन शाफ्ट की तरफ चली जाएगी। और जब आपने सेकंड गियर अप्लाई करना है तो सेकंड गियर अप्लाई करने के लिए आपको G1 और F1 को आपने राइट साइड मूव कराना पड़ेगा, देन आपकी पावर इधर ट्रांसमिट हो जाएगी। टॉप गियर के लिए थर्ड गियर के लिए क्या करोगे आप, G1 और F1 को डायरेक्टली इस क्लच शाफ्ट के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो इंजन की जो पावर है इस क्लच शाफ्ट के माध्यम से आपकी डायरेक्टली मेन शाफ्ट की तरफ चली जाएगी। रिवर्स गियर अप्लाई करने के लिए G2 और F2 को राइट साइड में मूव कराया जाता है और इसके साथ R1 और R2 के साथ कनेक्ट किया जाता है, यानी R2 के साथ कनेक्ट किया जाता है जिससे आपकी पावर जो है इस डायरेक्शन में मूव हो जाती है। यहाँ पे एक आइडलर गियर का इस्तेमाल किया जाता है जो स्पीड रिवर्स करने के काम आता है।